नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? क्या कोई परीक्षण केवल शब्दों पर आधारित होता है या क्या कुछ परीक्षण ऐसे भी हैं जो बिना किसी भाषा के सिर्फ चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से काम करते हैं? आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को भाषा, जटिलता, देने की विधि और समय सीमा के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही हम व्यक्ति अध्ययन विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का गहराई से अध्ययन करने में मदद करती है। तो आइए इस रोचक विषय को विस्तार से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा, उसके देने की रीति तथा जटिलता स्तर के आधार पर किया जाता है। भाषा के आधार पर वाचिक, अवाचिक तथा निष्पादन परीक्षण होते हैं। वाचिक परीक्षणों के लिए साक्षरता आवश्यक होती है क्योंकि एकांश किसी भाषा में ही लिखे जाते हैं। अवाचिक परीक्षणों में एकांश प्रतीकों अथवा चित्रों द्वारा बनाए जाते हैं। निष्पादन परीक्षणों में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक क्रम में रखना होता है। देने की रीति के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को वैयक्तिक अथवा समूह परीक्षणों में विभाजित किया जाता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा वैयक्तिक परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि समूह परीक्षण अनेक व्यक्तियों को एक साथ ही दिया जाता है। वैयक्तिक परीक्षणों में अनुसंधानकर्ता आमने सामने परीक्षण बांटता है तथा परीक्षार्थी के सामने बैठकर प्रतिक्रियाएं नोट करता है। समूह परीक्षण में एकांशों के उत्तर देने के निर्देश आदि परीक्षण पर लिखे होते हैं, जिसे परीक्षार्थी पढ़ता है तथा उसी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देता है। परीक्षण देने वाला पूरे समूह को निर्देशों की व्याख्या करता है। वैयक्तिक परीक्षणों में समय अधिक लगता है, परंतु बच्चों तथा भाषा न जानने वालों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का यह उत्तम तरीका है। समूह परीक्षण देना सरल होता है तथा इनमें समय भी कम लगता है। यद्यपि प्रतिक्रियाओं की कुछ सीमाएं होती हैं। प्रतिक्रियादाता प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अभिप्रेरित नहीं भी हो सकता है और झूठी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण गति एवं शक्ति परीक्षण के रूप में भी वर्गीकृत किए जाते हैं। गति परीक्षण की एक समय सीमा होती है जिसमें परीक्षार्थी को सभी एकांशों का उत्तर देना होता है। ऐसा परीक्षण व्यक्ति का मूल्यांकन उसके द्वारा एकांशों के सही उत्तर देने में लिए गए समय के आधार पर किया जाता है। गति परीक्षण में प्रत्येक एकांश की जटिलता की सीमा समान होती है। दूसरी ओर शक्ति परीक्षण में व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता का मूल्यांकन उसे पर्याप्त समय देकर किया जाता है, अर्थात इन परीक्षणों की कोई समय सीमा नहीं होती है। एक शक्ति परीक्षण में एकांशों को जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति छठे एकांश का हल करने में असमर्थ है तो उसे आगे के एकांशों को हल करने में कठिनाई होगी। यद्यपि शुद्ध रूप में गति अथवा शक्ति परीक्षण का निर्माण कठिन होता है। अधिकांश परीक्षण गति एवं शक्ति परीक्षण के मिले जुले रूप में होते हैं। चूंकि परीक्षण प्रायः अनुसंधानों एवं लोगों के विषय में निर्णय लेने के लिए किया जाता है, इसलिए परीक्षणों का चयन एवं उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। परीक्षणकर्ता अथवा निर्णय करने वाले व्यक्ति को किसी एक ही परीक्षण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परीक्षण प्रदत्तों में व्यक्ति की पृष्ठभूमि, रुचियों तथा पूर्व के निष्पादन के संबंध में सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए। व्यक्ति अध्ययन इस विधि में एक व्यक्ति विशेष का गहराई से अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता उन व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे कम समझे गए गोचरों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं अथवा कुछ नया सीखने को मिलता है। केस विशिष्ट योग्यताओं वाला एक व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक विकार प्रदर्शित करने वाला एक रोगी अथवा व्यक्तियों का ऐसा छोटा समूह जिनमें बहुत सी विशेषताएं समान होती हैं। उदाहरण के लिए, सर्जनात्मक लेखक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एवं महादेवी वर्मा संस्थाएं उदाहरण के लिए, खराब अथवा सफलतापूर्वक कार्य करने वाले विद्यालय अथवा कंपनी कार्यालय तथा विशिष्ट घटनाएं उदाहरण के लिए, सुनामी के विध्वंस से प्रभावित बच्चे, युद्ध अथवा वाहन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण आदि। जिन व्यक्तियों का हम अध्ययन करते हैं वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं, इसलिए उनमें सूचनाएं बहुत होती हैं। व्यक्ति अध्ययन में अनेक विधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियादाताओं से सूचना संग्रह के लिए किया जाता है, जैसे साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण।
ये प्रतिक्रियादाता किसी न किसी रूप में व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं दे सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन की सहायता से मनोवैज्ञानिकों ने कल्पनाओं, आशाओं, भय, आघातपूर्ण अनुभवों तथा अभिभावकों द्वारा किए गए लालन पालन पर अनुसंधान कार्य किया है, जिनसे व्यक्ति के मन एवं व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। व्यक्ति अध्ययनों से घटनाओं के आख्यान अथवा विस्तृत विवरण मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। व्यक्ति अध्ययन नैदानिक मनोविज्ञान तथा मानव विकास के क्षेत्र में अनुसंधान का एक मूल्यवान उपकरण है। फ्रायड की सोच, जिससे मनोविश्लेषण के सिद्धांत का विकास हुआ, वह उनके व्यक्तियों के विषय में प्रेक्षण एवं व्यवस्थित अभिलेख तैयार करने के कारण संभव हो सका था। उसी प्रकार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने 3 बच्चों के प्रेक्षण के आधार पर किया था। व्यक्ति अध्ययनों का उपयोग बच्चों के समाजीकरण के ढंग को समझने में किया गया है। उदाहरण के लिए मिल्टन एवं हिचकॉक ने खालापुर के राजपूत बच्चों के समाजीकरण का व्यक्ति अध्ययन किया। आनंद लक्ष्मी ने वाराणसी के बुनकर समुदाय में शैशव काल के स्वरूप का अध्ययन किया था। व्यक्ति अध्ययन व्यक्तियों के जीवन की गहराइयों का विस्तृत चित्रण प्रदान करते हैं। यद्यपि व्यक्ति अध्ययनों के आधार पर सामान्यीकरण करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। एकल व्यक्ति अध्ययनों में वैधता की समस्या एक चुनौती होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि अनेक अन्वेषकों द्वारा विभिन्न स्रोतों की सूचनाओं को विविध रचना कौशल बहुल के उपयोग से एकत्रित करना चाहिए। प्रदत्त संग्रह की सावधानीपूर्ण योजना भी आवश्यक होती है। प्रदत्त संग्रह की पूरी प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता को साक्ष्यों की एक श्रृंखला बनाए रखनी चाहिए, जिससे वह विविध प्रदत्त स्रोतों को, जो अनुसंधान के प्रश्नों से संबंधित हों, जोड़ सके। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रत्येक विधि की अपनी विशेषताएं एवं सीमाएं होती हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी एक विधि पर ही निर्भर न रहे। वास्तविक स्थिति को जानने के लिए 2 या 2 से अधिक विधियों की संयुक्तियों का उपयोग करना चाहिए। यदि सभी विधियां एक सा परिणाम दें, अर्थात सब एक ही परिणाम दें, तो निश्चित हुआ जा सकता है। पूर्व खंड में हमने सूचनाओं के संग्रहण की विविध विधियों की विवेचना की। प्रदत्त संग्रह के बाद अनुसंधानकर्ता का दूसरा कार्य निष्कर्ष निकालना होता है। उसके लिए प्रदत्त विश्लेषण आवश्यक होता है। हम प्रायः प्रदत्त विश्लेषण के लिए 2 प्रकार के विधिपरक उपागमों का उपयोग करते हैं। ये हैं परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधियां। इस खंड में हम संक्षेप में इन उपागमों की विवेचना करेंगे। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। हर विधि की अपनी विशेषताएं और सीमाएं होती हैं, लेकिन जब हम एक साथ कई विधियां अपनाते हैं तो हम अधिक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।